तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है और हमें बताना है कि ये इक्वेशन जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को जाहिर कर रही है, इसका नाम बताइए। ठीक है, तो हम अगर देखें तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब कैसे पता चला मुझे एसोसिएटिव है, क्योंकि आप देखिए इधर भी a + 4 + b है और दूसरी तरफ भी a + 4 + b है। ठीक है, तो दोनों तरफ सेम 3 टर्म्स मौजूद हैं और क्या क्या हुआ है कि इधर पहले 2 की ग्रुपिंग की हुई है और इधर आखिरी 2 की ग्रुपिंग की हुई है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पहली प्रॉपर्टी जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगली की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। हमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। तो ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इक्वेशन के दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ हैं और फिर तरतीब का फ़र्क है। पहले √2 है और इधर जो है √ आखिर में है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बताना चाह रही है, ये बताना चाह रही है कि इक्वेशन के दोनों तरफ अगर रियल नंबर मौजूद हो तो उनकी जगह आगे पीछे करने से आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिख लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आ गई होगी। अगली की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, या यूँ कह लो कि थर्ड प्रॉपर्टी ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है एडिटिव इन्वर्स। कैसे पता चला, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सेम वैल्यूज़ हों और ऑपोजिट साइन के साथ हों, जैसे कि इधर जो है वो पॉजिटिव x है और इधर जो है वो -x है। ठीक है, तो सेम वैल्यू हो, ऑपोजिट साइन के साथ हो और उनका रिजल्ट 0 आए तो वो एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। मिसाल से बताता हूँ, जैसे +2 है, इसका ऑपोजिट क्या होता है, -2। ठीक है, तो +2 जो है वो -2 का इन्वर्स है और -2 जो है +2 का एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, और इनका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप ये चीज़ समझ में, आपने तो बस पहचानना है, सॉल्व नहीं करना कुछ। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया एडिटिव इन्वर्स। तो इसके साथ ही ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे पता चला, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, शेयर करना होता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ शेयर हो रही है, ए जो है बी और सी के साथ शेयर हो रहा है। किस रिलेशन के तहत शेयर हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ठीक है, तो आप ऐसे, यानी ऐसी प्रॉपर्टी कोई और नहीं है, आप इसकी ऐसे पहचान भी रख सकते हो कि एक तरफ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ उसका आंसर है। क्योंकि आप देखिए ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा, ए को सी के साथ करेंगे तो ए सी आ जाएगा। तो ये ए बी + ए सी पहले से मौजूद है। तो बेसिकली आप इसको कैसे पहचानेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ए हो रहा है तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, बाकी रह गई इस लेफ्ट की बात। तो ये 2 तरह की होती है एडिशन के अंदर भी। अगर लेफ्ट साइड से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन अगर राइट साइड से हो रहा होता है। नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, 16 + 0 = 16। तो रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। कैसे पता चला एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी में आपने पढ़ा था 0 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी भी नंबर के अंदर अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर जो है वही दोबारा आ जाएगा या सेम आ जाएगा। ठीक है, अब हम 6 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछली की तरह ही है। 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से और दोबारा से 100 ही आंसर आ रहा है। तो जैसे पहले आपने देखा था तो ठीक वैसे ही ये भी आइडेंटिटी है, लेकिन क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आप लोगों ने पीछे सीखा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मतलब 1 होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ या किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो दोबारा से वही आंसर आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गई होगी। अगली की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। रियल नंबर की ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये है एसोसिएटिव। का नाम लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगली की तरफ चलते हैं। तो इस स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को पार्ट नंबर 8 नजर आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी आपने पार्ट 2 के अंदर शायद सीखी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कि आप लोगों की 8 प्रॉपर्टीज पूरी होगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी प्रॉपर्टीज जो है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन दिस
एज फॉलोइंग के दरअसल दी गई जो प्रॉपर्टी हैं इन प्रॉपर्टीज़ के नाम आप बताइए, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ को सीखना होगा। आप अपनी बुक के पिछले पेजेस पे जाएंगे, वहाँ पर मौजूद होंगी। तो चलिए पहले उन प्रॉपर्टीज़ को एक बार देख लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर आकर इनके नाम हम बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, मल्टीप्लिकेटिव है, सिमेट्रिक है, एडिटिव है, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी की, और इन 7 को समझने के बाद हम इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को कि ये क्या कहती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की हेडिंग जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है पहले स्टेटमेंट की सूरत में बता देता हूँ ताकि अच्छे से समझ सको आप लोग। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, इसके अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। ये बोलती है कि एवरी रियल नंबर इज़ इक्वल टू इटसेल्फ, कि हर रियल नंबर जो होता है वो खुद अपने बराबर होता है, ठीक है। तो ये एक असूल है। बेसिकली ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी की सारे असूल हैं जो कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट में तो समझ लिया, मैथमेटिकली डिस्कस करें तो यहाँ पे ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी रियल नंबर को। तो ए जो है वो किसके इक्वल होगा, हमेशा खुद अपने बराबर होता है, तो ए के इक्वल होगा। जैसे 2 जो है वो हमेशा 2 के इक्वल होता है, वो ऐसा तो नहीं होता 2 जो है वो 3 के इक्वल आ जाए कहीं पे। तो दरअसल ये असूल हैं। मैं आपको इसके एक अच्छी एग्जांपल देने की कोशिश करूं, जैसे यहाँ पे लिख दूं 6 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 3 लिख दूं, तो क्या ये इक्वेशन सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 2 3 दा कितना होता है 6, तो 3 इज़ इक्वल टू 3 आ गया। तो देखिए जब भी यानी 2 नंबर आपस में इक्वल हो, यानी ये सब चीज़ें आपको मालूम तो होती है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, आप इनका इस्तेमाल करते हो, लेकिन इनके नाम नहीं पता। जैसे कि 3 3 के इक्वल होता है। क्यों 3 3 के इक्वल होता है? क्योंकि इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इस असूल के तहत हम ये बोलते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो सही साबित हो गई क्योंकि 3 3 के इक्वल आ गया। इसी तरह एक और मिसाल अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे अगर कहीं पे लिखा हो 3 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे लिखा हो हमारे पास 1.5, तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और ये जो है बिल्कुल सही इक्वेशन है क्योंकि 3 का हाफ जो होता है वो 1.5 ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से बस आपको क्वेश्चन के अंदर पहचानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। तो जब भी एक नंबर खुद अपने बराबर इस तरह का लिखा हुआ आए तो आप समझ लीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। बाकी अगली प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की हेडिंग आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है पहले स्टेटमेंट की सूरत में लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में बता दिया। ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि ऑर्डर ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मैटर, कि इक्वालिटी के अंदर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, यानी कि ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एफ़ अगर, ठीक है, ए इक्वल है बी के, ठीक है, देन बी जो है वो इक्वल हो सकता है ए के। तो देखिए जब ए बी के इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है बी भी ए के। अब ये भी आप कह रहे होंगे सर ये पता तो है, तो यस, इसी असूल को बोला जाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर इसको नंबर्स की फॉर्म में बताने की कोशिश करूं, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 12 डिवाइड बाई 2 और कहीं पे और एक तरफ लिखा हुआ 6, तो देखिए 12 बाई 2 जो है वो 6 के इक्वल है, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको 6 इज़ इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या चीज़ के इक्वेशन में चाहे इस वाले एंड को इधर लिख दो, चाहे इस वाले एंड को इधर लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन इक्वल ही रहती है। जैसे 2 6 12 होता है तो ये भी 6 इक्वल टू 6 आया, 2 6 12 होता है तो यहाँ पे भी 6 इक्वल टू 6 आया। तो इफ़ अगर 2 रियल नंबर आपस में बराबर हैं ए और बी, देन आप उसको ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हो, बी पहले और ए बाद में, तब भी वो बराबर ही रहेंगे। ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है, ठीक है। तो जब लिखा हुआ आएगा तो आप इसको पहचान लीजिएगा, तरतीब से फ़र्क ना पड़ रहा हो तो उसे सिमेट्रिक बोला जाता है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं।
तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की हेडिंग आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इसको तो मुझे मैथमेटिकली बताना होगा कि वैसे स्टेटमेंट की सूरत में मैं ज़ुबानी बता दूंगा। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि एफ़ अगर ए जो है वो किसके इक्वल हो, बी के, एंड बी जो है वो किसके इक्वल हो, सी के, ठीक है, देन फिर हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल है सी के, ठीक है। अब क्या बात समझ में आई इसमें ये समझ में आई कि अगर दो रियल नंबर जैसे कि ए और सी दोनों के दोनों किसी एक यानी कि दोनों के दोनों किसी एक सिमिलर नंबर के इक्वल हों, जैसे ए जो है वो भी बी के इक्वल है, सी जो है वो भी बी के इक्वल है, यानी कि दो मुख्तलिफ रियल नंबर किसी एक नंबर के इक्वल हों तो वो दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए जो है वो सी के इक्वल हो गया या फिर ए जो है वो सी के इक्वल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये चीज़ एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि दो रियल नंबर अगर वो दोनों के दोनों किसी एक रियल नंबर के इक्वल हों, जैसे यहाँ ए और सी जो हैं वो बी के इक्वल हैं, तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अब मैं मिसाल से इस चीज़ को बताऊँ तो जैसे 9 डिवाइड बाय 3 ये इक्वल मैं कर देता हूँ 3 के, एंड 3 इक्वल कर देता हूँ 6 डिवाइड बाय 2 के। तो अब आप देखिए 9 डिवाइड बाय 3 जो है ये भी 3 के इक्वल है और 6 डिवाइड बाय 2 जो है ये भी 3 के इक्वल है। तो क्योंकि ये दोनों 3 के इक्वल हैं इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ 9 डिवाइड बाय 3 वो 6 डिवाइड बाय 2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यानी ये असूल जो है ट्रांजिटिव असूल कहलाता है। अगर आप देखें इसको तो 3 1 जा 3, 3 3 द 9, तो इधर भी 3 आ गया और 2 3 द 6, इधर भी 3 आ गया। तो देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आ गए, ठीक। तो एडिटिव प्रॉपर्टी की हेडिंग आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ये हमें ये बोलती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है एफ़ जैसे कि इक्वलिटी की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली बात है दो नंबर इक्वल होंगे। जैसे कि इफ़ ए इक्वल बी के, अगर ए जो है वो बी के बराबर हो देन तो आप एडिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे ए के अंदर आप यहाँ पे सी ऐड कर लो, ठीक है, इस इक्वल टू बी के अंदर भी सी ऐड कर लो। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर दो रियल नंबर आपस में एक दूसरे के इक्वल हों तो दोनों तरफ आप सेम नंबर जो है ऐड कर सकते हो, इससे इक्वलिटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इधर भी प्लस सी ऐड कर लिया, इधर भी प्लस सी ऐड कर लिया। इसको अगर मिसाल से समझाने की कोशिश करूं तो एग्जांपल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 डिवाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 3। तो अब आप देखिए ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और 2 3 द 6 होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो दोनों तरफ अगर मैं एक जैसा नंबर ऐड करूँगा तो क्या इस पे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जैसे 6 डिवाइड बाय 2 तो ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आप देखिए अगर मैं इधर जो है 3 ऐड कर लूँ और या चलो 4 कर लेते हैं, इधर 4 ऐड कर लूँ और इधर भी 4 ऐड कर लूँ, तो क्या इससे इक्वेशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये अब कैसे नहीं पड़ेगा, चलो वो भी देख लेते हैं। 2 3 दा कितना होता है 6, तो 3 + 4 आ गया इधर और इधर भी 3 + 4 ही है, तो 4 और 3 7 और 4 और 3 7। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं। तो ये वाली असूल के इक्वेशन में बोथ साइड पे सिमिलर नंबर आप ऐड कर सकते हो, कहलाता है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये भी समझ लिया, बस इसको पहचानना आसान है, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड हो रहा होगा, आप पहचान लोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है कि इफ़ अगर ए जो है वो बी के इक्वल हो देन तो आप दोनों तरफ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पे लिखा आपने बी, ठीक है। तो आप सी को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि और जैसे ए था और यहाँ पे क्या था, बी था, तो अभी सी को पहले हमने यहाँ किया था ना, आप स्टार्ट में भी कर सकते हो, जैसे सी को पहले लिख दो, तो इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तभी यहाँ पे और लिखा हुआ है। तो दोनों बातों में यानी इन दोनों के अंदर एक ही बात बताई गई है कि अगर दो रियल नंबर एक दूसरे के इक्वल हो तो आप सी को जो है या किसी भी नंबर, सी एक्चुअली ए बी सी जो है वो रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो सी जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो
जैसे दोनों तरफ ऐड हमने नंबर करवाया था, तो उससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी को चाहे पहले रख के मल्टीप्लाई करो चाहे बाद में रख के मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको मिसाल से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर मेरे पास एक नंबर हो 4 और एक नंबर हो 8 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखा है जैसे कि मैंने 4 और यहाँ पे लिखा है 8 डिवाइड बाय 2, तो अगर मैं इसके दोनों तरफ जो है क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ, 2 मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? 4 टू द 8 और इधर ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये पीछे क्या बच जाएगा? 8। तो आप देखिए आंसर सेम ही है। या फिर तरतीब में अगर फ़र्क करूँ, जैसे इधर 4 था और इधर जो है वो 8 था, ठीक है। अब पहले अगर 2 मल्टीप्लाई करवाऊँ, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 8 डिवाइड बाय 2 था उधर, तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए स्टार्टिंग में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 टू द 8 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 8 ही बच जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एडिशन के अंदर दोनों तरफ ऐड करवाया जा सकता है, इस इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी दोनों तरफ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट जैसे अभी मुझे याद आ गया, सी जो है वो 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि जब 0 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। जैसे यानी कहना मैं ये चाहता हूँ, जैसे 2 इज़ इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 8 है, ठीक है। तो अब कहना मैं ये चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई करवाया जाने वाला नंबर जो है सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 को अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इससे क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिससे जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाती है, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इससे क्वेश्चन के ऊपर या इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? कैंसिलेशन के हिसाब से मालूमात देती है कि इक्वालिटी के अंदर जब कोई चीज़ आप कैंसिल करते हो, काटते हो, तो तब इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए काटते हो अगर वहाँ पे एडिशन हो रही हो। जैसे अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है इफ़ अगर जैसे मैं लिख लेता हूँ पहले, a प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। अगर कोई एक इक्वेशन हो जिसमें दोनों तरफ एक जैसे नंबर जो हैं वो ऐड हो रहे हों, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। और कैंसिल करने के बाद ये क्या जवाब आ जाएगा? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ a प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी हो, देन ये बन जाएगा ओवरऑल a इज़ इक्वल टू b। क्यों? क्योंकि ये इससे कट गया तो पीछे a इज़ इक्वल टू b बच जाएगा, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 और प्लस 3 कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं 12 डिवाइड बाय 6 और इधर भी 3 कर लेते हैं। अब आप देखिए इधर भी 3 ऐड हो रहा है और इधर भी 3 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ। पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास? ये बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी इक्वेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए वो करते हो। जैसे कि आप इस चीज़ को याद आए आपको, आप इस चीज़ को ऐसे करते हो क्वेश्चंस के अंदर कि यहाँ पे 2 है, इस प्लस 3 को ख़त्म करना है तो इसको उस साइड पे ले जाते हैं, तो जब उस साइड पे लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3 बन जाएगा, तो ऐसे करके काट देते हैं, ठीक है। तो कैंसिलेशन का मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन मेन यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही होती है एडिशन के हिसाब से, ठीक है। तो मेन चीज़ आपने क्या सीखी? आपने ये बात सीखी कि इक्वेशन के दोनों तरफ अगर सेम साइन के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा हो तो आप उसको काट सकते हो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कैंसिलेशन समझते हैं। तो ये कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की हेडिंग आ गई। इसमें भी वही बात है, बस मल्टीप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इफ़ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a को c से, c इधर भी मल्टीप्लाई करवा दूँ और c इधर भी मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो इसका मतलब ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो पीछे देन a इज़ इक्वल टू b ही बच जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को अगर एग्जांपल से देखें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे जैसे 2 है, 3 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई का साइन डालूँ तो 3 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और 12 डिवाइड बाय 2 कर लेते, सॉरी 6 करना होगा, ठीक है, ताकि इसको काट के इक्वल हो सके। अगर 3 को मैं इधर भी मल्टीप्लाई करवा दूँ तो अब ये चीज़ जो है मैं
दोनों साइड पे कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस चीज़ की इजाज़त देती है, या इस असूल के तहत मैं कैंसिल कर सकता हूँ, और मेरे पास जवाब जो है वो क्या आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो जैसे यानी कि एडिशन था, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है। आप इस चीज़ को क्वेश्चन में ऐसे करते हो जैसे कि यहाँ पे 3 था ना, और इधर था 12 डिवाइड बाय 6, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 था, तो इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको क्वेश्चंस के अंदर ऐसे भी कुछ बच्चे जो हैं वो समझते हैं, ठीक है, तो तब भी वही बात है, ठीक है। इन द एंड तो यही हमारे पास बच जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई कि कैंसिलेशन के अंदर जो है इक्वालिटी के अंदर कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जब भी आपको पहचानना हो तो आपको पता चल जाएगा दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट्स मीन के कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ठीक है। तो चलिए अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही है इन इक्वालिटी के हिसाब से। इससे पहले हमने इक्वालिटी के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है रियल नंबर की, अब इन इक्वालिटी के हिसाब से देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आप लोगों को नज़र आ रही है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि दो रियल नंबर का जब भी आपस में ताल्लुक होगा, तो मैं आप पहले लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ आइदर, आइदर का मतलब होता है या तो, ठीक है। क्या या तो, जैसे ए जो है ए एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो दो रियल नंबर में से एक रियल नंबर दूसरे से बड़ा होगा, ठीक है, या फिर और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है कि एक रियल नंबर दूसरे नंबर के इक्वल होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा होगा। इन तीन पॉसिबिलिटी में से एक वक्त में एक पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। इस बात को मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर बताऊँ तो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 और यहाँ पे लिख दूँ 2, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, और सेकंड में 3 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ 3 इज़ लेस देन 2, ठीक है। तो अब देखिए ए जो 3 के इक्वल है, बी जो है वो 2 के इक्वल है, ठीक है। तो हर जगह मैंने ए 3 के इक्वल रखा है, बी 2 के इक्वल रखा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये तीन रिलेशन बन सकते हैं, या तो 3 बड़ा हो सकता है 2 से, या 3 जो है 2 के इक्वल हो सकता है, या 3 जो है वो 2 से छोटा हो सकता है। इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं बन सकता। तो अब 3 और 2 के दरमियान इन तीनों में से एक रिलेशन ही ठीक हो सकता है, अदरवाइज़ कोई ठीक नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर सिर्फ ये रिलेशन जो है वो ठीक साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको इस सिंबल का पता होगा, जिसकी तरफ ये ओपन एरिया होता है वो बड़ा नंबर होता है, तो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, और जिसकी तरफ कॉर्नर होता है वो छोटा नंबर होता है, तो 2 इस साइड पर ही लिखा हुआ है। तो इट्स मीन के ये रिलेशन जो है वो ठीक है। ये रिलेशन भी गलत है क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है 3 जो है 2 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो और इसके अलावा ये रिलेशन भी फॉल्स है, यानी कि गलत है, क्योंकि 3 जो है वो कॉर्नर वाली साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 छोटा है 2 से, जो कि गलत बात है। तो आई होप समझ में आया होगा। आसान से, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। बस ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि जब भी दो नंबर होते हैं तो उनमें से एक रिलेशन ही ठीक साबित होता है इन तीनों के अंदर से, ठीक है। और आपने तो सिर्फ क्वेश्चन के अंदर पहचानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए तो आसान सी बात है कि जब भी दो रियल नंबर के अंदर इस तरह के तीन रिलेशन इकट्ठे बताए गए हों तो आप समझ लो कि जो है ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अगली की तरफ चलते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी के अंदर ये बोलती है कि इफ़ ए जो है वो अगर छोटा हो या लेस देन हो बी से, ठीक है, एंड दूसरे केस में बी जो है वो छोटा हो सी से, ठीक है, तो देन फिर क्या होगा? ए जो है वो ऑब्वियसली बात है सी से छोटा ही होगा, ठीक है। जैसे कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर आप जानते हो, इक्वालिटी के अंदर भी आपने पढ़ा था कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें तीन नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा होता है। जैसे ये नंबर 1 और ये बी नंबर 2 और सी नंबर 3। अब इन तीन में क्या बताया जा रहा है कि अगर ए जो है वो बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है ए जो है वो सी से भी छोटा होगा। इसको एग्जाम्पल से बताऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ 3 जो है वो लेस देन है किससे? 5 से, एंड
5 जो है वो लेस देन है 7 से, तो ऑब्वियसली बात है कि 3 जो है वो 7 से भी छोटा होगा, ठीक है। जैसे 3 5 से छोटा है और 5 जो है 7 से छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है कि 3 जो है वो 7 से भी छोटा होगा। इसमें यानी कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि पहली वैल्यू जो है वो दूसरी से छोटी है और दूसरी जो है वो तीसरी से छोटी है, तो ऑब्वियसली बात है पहली जो है वो सबसे छोटी हो गई ना। तो आई होप समझ में आप लोगों को आ रहा होगा इसको। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ए जो है अगर लेस देन हो बी से, इसी तरह इसके उलट भी होगा, ठीक है। तो दो तरह से इस प्रॉपर्टी को बयान किया जाता है। नंबर 1 इस तरह से, नंबर 2 सेकेंड अब मैं बताता हूँ। एफ अगर, अब बड़े के हिसाब से डिस्कस कर लो, ए जो है अगर बड़ा है बी से एंड बी जो है वो ग्रेटर है या बड़ा है सी से, तो ऑब्वियसली बात है देन सी जो है वो बड़ा होगा ए से, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है, बस पहले छोटे के हिसाब से बताया उसने, अब बड़े के हिसाब से बता रहा है। इसकी मिसाल भी देख लेते हैं। जैसे मिसाल में अगर लिखूं एफ, अगर यहाँ पे एक नंबर 5 लिख देते हैं, 5 जो है वो बड़ा है 2 से, ठीक है, एंड 2 जो है वो बड़ा है 1 से, ठीक है। सी हम 1 के इक्वल रख लेते हैं, तो देन अब पहला जो नंबर था वो तीसरे से भी तो बड़ा होगा ना। पहला नंबर क्या था 5, और वो किससे बड़ा होगा, लास्ट नंबर क्या था 1, तो 5। तो आई होप ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है बिल्कुल आसान, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर 5 जो है वो 2 से बड़ा है और 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है 5 1 से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो पहले हमने स्मॉलर के हिसाब से इस चीज़ को समझा और फिर हमने बिगर या ग्रेटर के हिसाब से इस चीज़ को समझा। उम्मीद करता हूँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आई होगी। इसमें बस आपने पहचानने तो ये बात याद रखिएगा कि जिसमें 3 नंबर्स को आपस में बड़े और छोटे के लिहाज से डिस्कस किया जा रहा होता है, वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो चलिए अगली की तरफ चलते हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी की हेडिंग आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एफ अगर ए जो है वो लेस देन हो बी से, ठीक है, देन आप दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड कर दीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। जैसे इधर भी सी ऐड कर देता हूँ और इधर भी बी के अंदर भी सी ऐड कर देता हूँ, तब भी ए जो है वो बी से छोटा ही रहेगा। इस बात को अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे एफ अगर, ठीक है, 3 जो है वो छोटा है 5 से, ठीक है, तो देन आप 3 के अंदर यहाँ पे भी 10 ऐड कर लीजिए और 5 के अंदर भी 10 ऐड कर लीजिए, ठीक है, तब भी ये छोटा ही रहेगा। कैसे, 10 और 3 13, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और 5 15। तो अब आप देखिए इधर अभी भी 13 जो है 15 से छोटा है। तो यहाँ से सीखने वाली या समझाने वाली या ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताना चाह रही है कि अगर एक रिलेशन 2 रियल नंबर के दरमियान में है, ठीक है, जैसे कि 3 5 से छोटा है, तो सेम नंबर ऐड करने से उस जो रिलेशन है, ठीक है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वो बताना चाहता है, ठीक है। इसी तरह स्मॉलर के हिसाब से बताया है तो इसको ग्रेटर के हिसाब से भी बताया गया है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह अगर एक नंबर, जैसे ये 2 हो गया, वो जैसे ए नंबर जो है पहले छोटे के हिसाब से बताया था, तो अगर ए बड़ा हो बी से, देन फिर भी आप दोनों तरफ एक जैसे नंबर ऐड करेंगे, तब भी बड़ा नंबर बड़ा रहेगा और छोटा नंबर छोटा रहेगा। इसकी एग्जांपल भी हमें करनी होगी। तो इसकी एग्जांपल लिखूं तो एफ अगर, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 7, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं 5। 5 जो है 5 से बड़ा है, ठीक है, तो देन अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करें, जैसे 7 के अंदर हम इधर भी 3 ऐड कर लेते हैं और 5 के अंदर इधर भी 3 ऐड कर लेते हैं, तो अभी देखिए ये 10 हो गया और ये जो है 8 हो गया। तो अभी भी 10 जो है वो 8 से बड़ा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है, वही बात बता रही है, बस उसका उलट दोनों तरह से बताया गया। इस ओवरऑल इस एडिटिव प्रॉपर्टी में बताया गया है कि अगर एक नंबर छोटा होता है एक दूसरे नंबर से, या फिर एक नंबर बड़ा होता है दूसरे नंबर से, दोनों सूरतों के अंदर अगर सेम नंबर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो इससे उनके डायरेक्शन पे या उसके बड़े और छोटे होने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वो बताना चाह रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की हेडिंग आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें 2 केस बताए गए हैं। पहले एक केस बताया है, इसके अंदर क्या चीज़ बताई है कि अगर, ठीक है, ऐसे तमाम नंबर जो 0 से छोटे हों, ठीक है, तो अगर C जो है वो लेस देन हो 0 से और ए बी, यानी ए बी
यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं एंड ए बी जो है वो ताल्लुक़ रखते हों रियल नंबर से तो, ठीक है। तो अभी एक केस के अंदर हम क्या चीज़ सीख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करवाए जाने वाला नंबर ज़ीरो से अगर छोटा हो तो, ज़ीरो से छोटे कौन से नंबर होते हैं, माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2। तो फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कैसे, उसमें क्या रूल होता है वो चीज़ आप सीखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी 2 टाइप्स होंगी, एक दफ़ा बड़े के हिसाब से सीखेंगे, एक दफ़ा छोटे के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, इफ़, ठीक है, ए इज़ लेस देन बी देन, ठीक है, अगर दो नंबर हो, ए छोटा हो बी से, तो जब भी ज़ीरो से छोटा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो मिडल साइन जो है इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ ए के साथ सी मल्टीप्लाई करवाया तो पहले ऐसे था ना इसका डायरेक्शन, अब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बताई गई है कि जब भी यानी कि दो नंबर्स हों और उनके साथ सेम नंबर मल्टीप्लाई करवाया जाए और वो नंबर जो है माइनस का हो तो आप इस डायरेक्शन को बदल लोगे, तभी जो है ये ठीक साबित होगा। जैसे मैं इसको मिसाल से बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे इफ़ अगर ए हमारे पास कर लेते हैं 3 और बी हमारे पास कर लेते हैं 4 कर लो या 5 कर लो, 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 3 छोटा है 5 बड़ा है, लेकिन जैसे ही मैं माइनस का नंबर मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 3 के साथ भी -4 मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा क्या है 5 के साथ भी -4 मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो अब देखिए डायरेक्शन चेंज करके लिखना होगा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ और ये सही साबित हो जाएगा। 4 3 का कितना होता है -12, ठीक है, और 5 4 का कितना होता है 20, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी -20। तो अब देख सकते हो क्या चीज़ के -12 जो है वो बड़ा है। ये चीज़ आपने नंबर लाइन के अंदर सीखी थी ना कि माइनस का नंबर जो है वो माइनस के नंबर के अंदर छोटा बड़ा होता है। जैसे -1 जो है वो बड़ा है -2 से, इसी तरह -2 जो है वो बड़ा है -3 से, ठीक है। तो क्योंकि इस तरफ की तरफ जब भी हम जाते हैं तो वो नंबर बड़ा होता रहता है और इस तरफ की जब इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं तो वो नंबर छोटा होता चला जाता है। तो -12 जो है वो पहले आ जाएगा, फिर -13 आएगा, -14 आएगा, और फिर करते करते -20 आएगा। तो -12 पहले नंबर आ गया तो इसलिए ये बड़ा नंबर है। आई होप ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन मैंने सोचा फिर भी बता देता हूँ। तो आपने क्या सीखा, ये सीखा कि दो नंबर जिनके दरमियान एक ताल्लुक था इन इक्वलिटी का, जैसे 3 जो है वो लेस देन है 5 से, लेकिन जब माइनस का नंबर मल्टीप्लाई करवाया तो छोटी साइड बड़ी हो गई। जैसे कि यहाँ पे जो साइड थी वो छोटी थी, लेकिन अब इधर देखें तो ये साइड जो है आप इस डायरेक्शन से भी अंदाज़ा लगा सकते बड़ी हो गई। तो ये चीज़ आपको सिखाई गई है कि माइनस का नंबर जब भी मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्शन जो है वो उसकी चेंज हो जाती है। इसी तरह जैसे अब छोटे के हिसाब से आपने समझा, इसी तरह बड़े के हिसाब से भी आप समझेंगे। जैसे एफ अगर, ठीक है, ए जो है वो ग्रेटर हो बी से, देन तब भी आप अगर सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस साइड वाला नंबर अब छोटा हो जाएगा दूसरी साइड वाले से, ठीक है। मैं आपको अब एग्जांपल से बताता हूँ यही बात। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं एफ़, तो अब देखिए बड़ा नंबर जैसे 5 है, ठीक है, ये बड़ा है, और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ये छोटा नंबर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही माइनस का नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में बड़ा नंबर छोटा होता है और छोटा नंबर बड़ा होता है, तो इसलिए डायरेक्शन बदल जाती है। तो यहाँ पे 5 के साथ अगर मैं -4 को दोबारा से मल्टीप्लाई करवा दूँ या -3 को किसी भी नंबर को करवा दो तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इधर जो है b 2 के इक्वल था तो 2 के साथ भी -4 मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये कितना हो जाएगा -20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 to the -8, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो सिंबल है वो सही शो कर रहा है कि -8 जो है -20 से बड़ा है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि दो रियल नंबर्स हों उनके अंदर इक्वालिटी का सिंबल बदल जाता है अगर माइनस का नंबर मल्टीप्लाई हो, चाहे वो पहले बड़ा नंबर हो चाहे वो पहले छोटा नंबर, कोई भी रिलेशन हो, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अब सेकंड केस देखते हैं, ये तो ए वाला केस था ना। अब बी केस के अंदर अभी तो हमने 0 से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करवाया, अगर 0 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये मैंने हेडिंग लिख ली। अब हम बी केस के अंदर क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे 4, ठीक है, सी जो है अगर बड़ा हो 0 से, ठीक है, एंड ए बी और सी जो है ये बिलोंग्स करते हैं किससे, कॉमा नहीं डाला,
ठीक है, ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर के सेट से। ठीक है, रियल नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बहरहाल इसके अंदर अगर देखें तो सबसे पहले केस में हम इस एस्पेक्ट से देख लेते हैं, एफ ए जो है वो लेस देन हो बी से, देन ठीक है, अब ए के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करवाएं, 0 से बड़ा नंबर कोई भी ले लो, 5 ले लेते हैं। ठीक है, अभी तो खैर ऐसे जर्नल फॉर्म में लिख रहे हैं हम। तो अब देखिए डायरेक्शन, जब भी 0 से बड़ा नंबर होता है इस डायरेक्शन को बदलते नहीं है। अब ये डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी, जब 0 से छोटा होता है तब बदलते हैं। तो अब आप इसके डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको मिसाल से अगर मैं समझाऊं तो आप लोग यहाँ पे समझ जाएंगे। तो एफ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 5। 3 इज़ लेस देन 5 के है, देन 3 के साथ भी मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ 2। ठीक है, और यहाँ पे सिंबल ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो अब देखिए 3 टू द कितना हो गया 6 और 5 टू द कितना हो गया 10। तो अब आप देख सकते हो कि जो यानी कि सिंबल का साइन के डायरेक्शन थी 3 और 5 के दरमियान, वो ही अभी भी मौजूद है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी सी की वैल्यू 0 से बड़ी रखेंगे तो ये वाले डायरेक्शन जो है इस दो नंबर्स के दरमियान इनइक्वालिटी के सिंबल के डायरेक्शन नहीं बदलते। तो इसी तरह इसको एक और एस्पेक्ट से देख लेते हैं, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में देखते हैं कि एफ अगर, ठीक है, ए ग्रेटर देन हो बी से, देन ठीक है ए सी, फिर भी वो ग्रेटर ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा बी सी। इसको एग्जाम्पल से करें तो यहाँ पे ई एक्स लिखा और यहाँ पे हम डाल देंगे एफ। ठीक है, यहाँ पे 6 लिख देते हैं और यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, देन सी को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो सॉरी ए हमारे पास यहाँ पे 6 से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे 0 से बड़ा नंबर हम 3 ले लेते हैं। 3 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं और बी 4 के इक्वल रखा है तो 3 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 6 3 द 18 और 4 3 द 12। तो अब आप देख सकते हो क्या चीज़ कि अभी भी वही डायरेक्शन है, क्या कि इधर वाला नंबर बड़ा है और इधर वाला छोटा है, इधर भी। तो इससे उम्मीद करता हूँ अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक ही बात वो बताना चाहता है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जब भी कोई 0 से बड़ा नंबर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इन इक्वालिटी में तो डायरेक्शन इन इक्वालिटी की नहीं बदलते, और जब भी 0 से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो इन इक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आपकी मुकम्मल हुई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है और हमें ये बताना है कि यहाँ पर इन इक्वालिटी की कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, या ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अंदर जो है आपने पहचानना था कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, तो वो आपने पहचान लिया क्योंकि दोनों तरफ +3 किया है तो तब ये आया है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। तो उम्मीद करता हूँ कोशिश की है मैंने, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया एडिटिव प्रॉपर्टी, और काफ़ी टीचर्स इसको ऐसे भी बताते हैं निशानी के तौर पे, मैं भी बता देता हूँ शायद वीक बच्चों को आसानी हो, कि -3 जो है और यहाँ पे -1 है, दोनों तरफ हम क्या यानी कि क्या करें कि ये आंसर आ जाए। तो हम दोनों तरफ अगर 3 को ऐड करवा लेंगे इधर भी, ठीक है, कलर चेंज करके करता हूँ, ठीक है, ये शॉर्ट चीज़ें भी आपको पता तो होनी चाहिए, जैसे +3 ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया है, ऐड करवाया। तो जब भी ऐड करवाया जाता है इनइक्वालिटी के अंदर दोनों तरफ तो एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस तरह से भी लोग बताते हैं और लोग जहन में रखते हैं। तो अगर आपको ऐसे आसान लगता है तो ऐसे। पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, हमें इसमें बताना है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी की कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर 2 पॉजिटिव नंबर हों और दोनों का रेसिप्रोकल लिया जाए तो उनके जो मिडल या फिर दरमियान वाले इनइक्वालिटी का साइन है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो यही चीज़ आपको नज़र भी आ रही है, इसलिए इसका नाम प्रॉपर्टी का रेसिप्रोकल नाम हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान मज़ीद 2 रैशनल नंबर जो हैं वो आप इंसर्ट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, या इन दोनों के दरमियान जो कोई से 2 नंबर हमें बता दीजिए, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो ट्रांसलेशन के हद तक तो समझ में आया। इसको अगर कॉन्सेप्चुअली बात करें तो आप नंबर की फॉर्म में पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं या इस क्वेश्चन में करना क्या है। जैसे अगर काउंटिंग अंदर बात की जाए 2 और 3 और मैं आपसे कहूँ कि इनके दरमियान का नंबर मालूम कर दो, तो 2 और 3 के दरमियान काफ़ी सारे नंबर होते हैं। ठीक है,
लेकिन क्योंकि उसने कहा दरमियान का नंबर, तो कोई भी नंबर मालूम कर दो, ठीक है। जैसे 2.1 जो है, 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 2.1 आ जाता है, फिर 2.2 आ जाता है, फिर 2.3 आ जाता है, 2.4 आ जाता है। तो इस तरह 2 और 3 के दरमियान काफ़ी सारे नंबर्स हैं, और आ, अगर मैं आपको कहूँ कि इनके दरमियान में कौन सा नंबर आएगा, तो आप 2.1 भी कह सकते हैं, ये भी इनके दरमियान आता है, 2.2 भी कह सकते हैं, ये भी इनके दरमियान आता है, 2.3 भी कह सकते हैं, ये भी इनके दरमियान, यानी कि 2.9 तक आप किसी भी नंबर को कह सकते हैं कि ये इसके दरमियान में आता है, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल नंबर्स थे, इसलिए समझना भी आसान था और समझाना भी आसान था। लेकिन अब मिडल, लेकिन इन दो नंबर जैसे 1/3 है और यहाँ पे आ गया 1/4, अब इनके दरमियान में कौन से नंबर्स होंगे वो हमें इस तरह से नहीं पता चल सकता, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो उसको मालूम करने के लिए अब हमें कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। तो तरीका कौन सा अपनाएंगे? एवरेज का अपनाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सर ये एवरेज जो है वो क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ AVERAGE। देखिए एवरेज का मतलब होता है, या एवरेज मालूम करने का फ़ायदा ये होता है कि उससे हम मिडल वैल्यू जो है वो मालूम कर लेते हैं। जैसे अगर मैं 2 और 3 की एवरेज मालूम करूँगा, तो एवरेज मालूम करने से क्या फ़ायदा होगा, इसके दरमियान का जो नंबर है वो मुझे मालूम हो जाएगा। तो ये एवरेज का फ़ायदा होता है। अब एवरेज ये जैसे कि अगर मैं इसके एवरेज मालूम करूं, तो अब ये भी सवाल पैदा होता है सर एवरेज मालूम कैसे करते हैं, ठीक है। तो एवरेज का मतलब तो पता चल गया ना, मिडल वैल्यू मालूम करने को एवरेज कहा जाता है। अब एवरेज मालूम कैसे करते हैं? जिन दो नंबर्स की एवरेज आप मालूम करना चाह रहे हो, जैसे 2 और 3 की मालूम करना चाह रहे हो, तो 2 और 3 को यानी उनको जमा कर लो, उन दो नंबर को जमा करने के बाद या ऐड करने के बाद उन नंबर को 2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। जिन दो नंबर्स की एवरेज मालूम करनी है उसको 2 पे डिवाइड ही करना होता है, ठीक है। इनको 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, और यहाँ पे आ जाएगा 5/2। तो अब 5/2 को अगर हम कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ, वैसे 2.5 होता है लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। जैसे 5/2 है, इसको मैं अगर डिवाइड करूँ 2.5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5। तो अब बेसिकली 2 और 3 की एवरेज मालूम किया तो मेरे पास जवाब आया 2.5। अब ये इसकी क्या हो गई, मिडल वैल्यू हो गई, ठीक है। मिडल वैल्यू हुई ना, तो ये एवरेज मालूम करने से हुआ। तो ठीक जैसे 2 और 3 के दरमियान का नंबर 2.5 से मालूम किया है, अब मैं 2 और 2.5 के दरमियान का नंबर भी मालूम कर सकता हूँ एवरेज की मदद से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 2 और 2.5, इन दोनों के दरमियान का नंबर मालूम करूँगा, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 2 प्लस 2 इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड भी तो करना है। तो अब इन दोनों के दरमियान का मालूम करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 2.5 कितना हो जाएगा, 4.5, और डिवाइड बाई 2, 4.5 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास आ जाएगा 2.25, ठीक है। तो अब एक और नंबर हमें मालूम हो गया, ठीक है, जो कि 2 और 2.5 के दरमियान में मौजूद है। कितना, 2.25 था, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2.25। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि 2 और 3 के दरमियान के दो नंबर मालूम कर लिए, एक नंबर क्या 2.25 और एक नंबर 2.5। तो जैसे कि ये मालूम किए हैं, ठीक इसी तरह हम इन दोनों के दरमियानी नंबर मालूम कर लेंगे। कैसे मालूम करेंगे मैं रफली बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ कि 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। वो आंसर जो है इनके दरमियान यानी मिडल वैल्यू एवरेज मालूम कर रहे हैं ना, तो यहाँ का एक नंबर हमारे पास XYZ कुछ भी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर इस आंसर और इसके दरमियान का नंबर मालूम करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली इन दी एंड अगर आप गहराई से देखें या थोड़ा ध्यान लगाएं, तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, के इन दोनों के दरमियान के कोई से दो नंबर जो हैं वो हमें बताइए या इंसर्ट करिए। तो देखिए एवरेज की मदद से 1/3 और 1/4 के दो नंबर्स इस तरह हम एवरेज की मदद से इजीली मालूम कर लेंगे। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, जो रही सही कसर है वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आप इन
दोनों के दरमियान के रैशनल नंबर मालूम कर रहे हैं तो उसको स्टेटमेंट के ज़रिए बता दीजिए। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, स्टेटमेंट लिख के बता दिया, टू नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 ये हम मालूम कर रहे हैं। अब दो नंबर मालूम करने, यानी कोई से दो नंबर की मिडिल वैल्यू मालूम करने के का तरीका क्या होता है, उन दोनों नंबर की एवरेज मालूम कर लो। तो अब मैं इन दोनों की एवरेज मालूम करने जा रहा हूँ, तो वो भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पे, एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। तो एवरेज मालूम करने का तरीका क्या होता है कि उन दोनों नंबर को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो चलिए इन दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और फिर ऐड करना है तो प्लस का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4। तो इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद 2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ऐसा लिख रहा हूँ तो बेसिकली ये जो मिडिल लाइन होती है ना, ये इक्वल के सामने होना चाहिए, ठीक है, तब सही रहता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है अब ऐसे लग रहा है कि इसके सामने सिर्फ ये वाला हिस्सा है, तो इसको नॉर्मली क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। मैं आपको लिख के ही दिखाता हूँ, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करना है, तो स्ट्रेट लाइन इस इक्वल के सामने डालिए, ठीक है। डालने के बाद आप यहाँ पे दो नंबर ऐड जो करने हैं, 1/3 वो लिखा प्लस 1/4 वो लिखा, और ये 2 पे डिवाइड कर दिया। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन लिखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/3 प्लस 1/4 और डिवीजन का साइन डाल देते और फिर 2 लिख देते। इस तरह लिखो तब भी ठीक है, इस तरह लिखो तब भी ठीक है। मैं इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल फार्मूला है, 2 पे डिवाइड कर दो, तो उसी फॉर्म में सही लग रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। दोनों नंबर को ऐड करना है, तो एवरेज मालूम करने के लिए उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। अब इस शक्ल से नंबर को हम इस तरह से भी क्वेश्चन आगे कर सकते हैं हम लोग। ऐसे हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डालेंगे, अब ऊपर इस वाले हिस्से का एलसीएम ले लेंगे और नीचे 2 चलता रहेगा। उससे क्या होगा, क्वेश्चन दिखने में लंबा नीचे की तरफ जाएगा और शायद समझने में थोड़ी सी आपको मुश्किल भी हो, ठीक है, और एक फ्रेम में रखना भी मुश्किल होगा। तो इसलिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप इस वाले हिस्से को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 1/3 वैसे का वैसा, 1/4 वैसे का 1/4 वैसे का वैसा, और यहाँ पे ब्रैकेट डालिए और मल्टीप्लाई 1/2 कर दीजिए। यानी इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे सर कैसे नहीं है, तो थोड़ा अलग सा लग रहा है। तो देखिए आप सिंपल इस बात को ऐसे समझिए, 2/3 अगर कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर ये कहीं पे लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 × 1/3। अब मुझे बताइए इसके अंदर और इसके अंदर कोई फ़र्क है, सिर्फ दिखने का फ़र्क है, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए जो नंबर ऊपर होता है वो नीचे वाले नंबर, इन दोनों का ताल्लुक आपस में क्या है कि डिवाइड हो रहे हैं। तो अभी आप नीचे देखिए, ये नंबर ऊपर ही है और ये नंबर नीचे ही है, बस इनको अलग अलग कर लिया, ठीक है। मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोसीजर्स करते हैं। अभी भी अगर आप इस हिस्से को सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 1 2 हो जाएगा और नीचे 3 वैसे का वैसा है। तो देखिए दोबारा से वही जवाब आपके पास आ गया। तो इसलिए सिंपल सी बात है, आज जो नीचे वाला नंबर होता है उसको आप अलग करके ऐसे लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई का साइन डाला और 1/3 कर दिया, ठीक है, सिर्फ नीचे वाले नंबर को। अब ठीक यही वाला प्रोसीजर मैंने अपनाया है यहाँ पर। क्या चीज़, ये नीचे 1/2 था, यानी कि ये नीचे नंबर था, इसको मैंने क्या किया, सिर्फ अलग कर दिया और अलग करके 1/2 लिख दिया, ठीक है। यानी कि इसको मैंने इस शक्ल में चेंज कर दिया। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अपने स्टूडेंट, किसी दोस्त से या टीचर से जो स्टेप समझ में नहीं आए वो पूछ भी सकते हो, ठीक है। पहली बार समझना मुश्किल होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है। अब हम आगे अगर चलें तो अब ये कैसे सॉल्व होगा। अब कोई भी नंबर इस शक्ल में हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में, दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, तो उनका एलसीएम लिया जाता है। अब एलसीएम लेना तरीका जिनको नहीं आता उनको मैं बताता हूँ, यहाँ पे एलसीएम लेना सिखा देता हूँ आपको। जैसे 1/3 है प्लस 1/4 है, ठीक है, तो मुझे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, एक स्ट्रेट लाइन डाली जाती है, ठीक है, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स होते हैं इनको आप ऐसे, यही रफ एरिया है, बाद में मिटा देंगे, ऐसे लाइन डालिए। नीचे वाले जैसे 3 और 4 थे, अब कोई टेबल पे इसको डिवाइड करिए, इसको भी और इसको भी। कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जिस पे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिस पे 3 और 4 दोनों डिवाइड हो जाए, तो फिर अलग अलग कर लो जब ना मिले आपको। तो जैसे 3 1 3, 3 पे 4 डिवाइड नहीं होता तो 4 वैसे का वैसा, फिर लाइन डाली, उसके बाद 4 को आप डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, ठीक है। छोटे से छोटे नंबर पे करते हैं, क्यों करते हैं,
सारी चीज़ें एकदम बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बस आप ये जहन में रखें कि छोटे से छोटे नंबर पे डिवाइड करते जाइए। इन दी एंड 1 1 लेकर आना होता है। तो यहाँ 1 पहले से है और 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे भी 1 आ गया। तो बेसिकली इन 3 नंबर्स ने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था आप लोगों को, अब नज़र आ रहा होगा। तो अब इन तीनों नंबर को जो है हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 टू द 6 और 6 टू द 12। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 12 आया। तो यहाँ पे लिखा मैंने 12। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों नंबर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ गया, 6 को फिर 2 से करेंगे तो 12। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही मैथ में आगे वीडियोस में देखते जाइए। हर चीज़ कोई किसी क्वेश्चन में समझ में आएगी आपको, कोई किसी क्वेश्चन में, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको आप ऐसे डिवीजन में, यानी इसको डिवाइड करते हैं, यानी इसको ऐसे डिवाइड के क्वेश्चन छोटी क्लासेस में किए होंगे। एक नंबर अंदर होता है, एक नंबर बाहर होता है, और फिर डिवाइड करते हैं। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे। नीचे वाला नंबर जो होगा उसको रखेंगे अंदर, इस वाले नंबर को एक बार इसके साथ डील करवाएंगे और एक बार इसके साथ डील करवाएंगे। अब कैसे करवाएंगे, इस वाले नंबर को रखा अंदर, अंदर रखने के बाद ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको रखा बाहर, तो ये आ गया 3 और डिवाइड कर दो। 3 4 जा कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पे आ गया 0। तो जो जवाब आता है, जैसे यहाँ पे 4 आंसर आया, इसको ऊपर वाले नंबर के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप बार बार करेंगे तो आपको ये आदत हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ कि जो आंसर होता है इसको इस हिस्से के साथ डील करवा रहे थे ना हम। तो 12 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया 4 उसको हमने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यही चीज़ दोबारा से रिपीट करेंगे। अब क्या करेंगे रिपीट, कि इसको इस वाले हिस्से के साथ डील करवाएंगे। अब इसके साथ कैसे डील करवाएंगे, दोबारा से 12 को रखेंगे अंदर। तो ये 12 को रखा मैंने अंदर, और नीचे वाला नंबर 4 है, 4 को रखेंगे बाहर, और अब हम डिवाइड करेंगे। तो 4 3 द 12 होता है, तो ये 12। तो जो आंसर आया 3, इसको भी ऊपर वाले नंबर, कोई भी नंबर होगा ऊपर वाला, वो उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। तो 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे आ गया 3, दरमियान में इनके प्लस है तो यहाँ पे डाल दीजिए आप प्लस, और उसके बाद इसको मिटा दीजिए। तो बेसिकली इस तरह से आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये वाला आंसर जो है अब यहाँ पे लिख देंगे। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये हिस्सा यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी हमने एलसीएम ही लेना है ना। ठीक है, तो एलसीएम हमने रफ एरिया के अंदर ले लिया, तो इसलिए सीधा हम इसका जो अगला स्टेप है वही लिखेंगे यहाँ पे। तो 4 + 3 डिवाइड बाय 12, तो इसका एलसीएम ये आ गया। अब इसके आसपास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल दो, ना भी डालोगे तब भी मल्टीप्लाई तो हम डाल रहे हैं ना। तो मल्टीप्लाई लिख करो, और यहाँ पे आ गया 1/2 वैसे का ऊपर से वैसा। ठीक है, इस रफ एरिया को मिटा देते हैं यहाँ से, ये गया यहाँ से मिट। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इस तरह से आगे आपका चल रहा है। ठीक है, अभी एलसीएम पूरा हुआ नहीं है हमारा। आगे अगर चलेंगे तो अब क्या करेंगे, हम 4 और 3 कितने होते हैं, ऐड करेंगे तो 7। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7, नीचे क्या है 12, और दरमियान में हमारे क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई डाला, और यहाँ पे क्या है 1/2। तो ये आ गया, मज़ीद इसको आगे सॉल्व किया। तो अब इसको फर्दर आगे करेंगे तो ऊपर वाला नंबर हमेशा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और नीचे वाला नंबर हमेशा नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ कट रही है ऊपर नीचे तो कैंसिल भी या काट भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे कैंसिल कुछ हो नहीं रहा तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आ जाएगा, और 12 2 दा कितना होता है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 24। तो हमारे पास एक नया आंसर आया 7 डिवाइड बाय 24। बेसिकली यहाँ तक क्वेश्चन में क्या बात क्लियर हुई, यहाँ तक ये क्लियर हुई कि इन दोनों की एवरेज मालूम की, तो मेरे पास क्या आया 7 डिवाइड बाय 24, ये आ गया। अब इन दोनों की एवरेज से क्या मतलब था, तो देखिए क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास क्वेश्चन में 1/3 एंड 1/4 दो नंबर थे। अब हमें इनके दरमियान के दो कोई से नंबर मालूम करने हैं, तो इन दोनों की एवरेज मालूम करी। तो एवरेज मालूम करने से इनके दरमियान का एक नंबर आ गया हमारे पास, जो कि यहाँ पर है कितना 7 डिवाइड बाय 24। तो एक नंबर तो हमने मालूम कर लिया 7 डिवाइड बाय 24। ठीक है, अब अगला, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दो नंबर मालूम करने को कहे हैं, तो एक मिडल वैल्यू मालूम हो गई। अब अगला नंबर जो है
दोबारा से एवरेज ले लो, चाहे तो इस नंबर और इस नंबर इन दोनों की एवरेज ले लो, और इन दोनों की एवरेज लोगे तो यहाँ पे एक नंबर मालूम हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपने इन दोनों के दरमियान ये दो नंबर मालूम कर लिए। तो अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो इन दोनों के दरमियान नंबर मालूम करो, चाहे आप इन दोनों के दरमियान नंबर मालूम करो, वो अब आपकी मर्ज़ी है। तो हम इसके और इसके दरमियान नंबर मालूम कर लेते हैं। तो चलिए अब इन दोनों की एवरेज मालूम करते हैं, 7 डिवाइड बाई 24 और 1/3। अब इन दोनों की एवरेज मालूम करनी है, तो ऐसे ही स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7 डिवाइड बाई 24। तो चलिए मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ एवरेज, बल्कि एवरेज से पहले जो है आप ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको ज़ुबानी कही है वो आपको रिटर्न में भी बतानी होगी कि नाउ वी फाइंड द एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7 डिवाइड बाई 24। यानी क्वेश्चन वाले को आप रिटर्न फॉर्म में भी बता दो कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब मैं ये जो पहला नंबर है ये और इसके दरमियान एवरेज मालूम करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे, नाउ वी फाइंड एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7 डिवाइड बाई 24। अब आप स्टेटमेंट लिख लीजिए। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7 डिवाइड बाई 24। एवरेज कैसे मालूम करेंगे, अभी आपको बताया, एक सीधी लाइन डालो। सीधी लाइन डालने के बाद जिन दो नंबर को आपने ऐड करना है वो ऊपर लिख लो, 1/3 प्लस 7 डिवाइड बाई 24। इन दोनों नंबर को ऐड करके किस पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड कर दो, जैसे कि ऊपर किया था। फर्दर इसको आगे चलाएंगे तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 प्लस 7 डिवाइड बाई 24, और ब्रैकेट डालने के बाद मल्टीप्लाई डाल के 1/2 इसको यानी बाहर लिख लो, जैसे कि ऊपर अभी चीज़ समझाई है। बिल्कुल ये वाला स्टेप किया है मैंने, जैसे कि ये किया था। अब इसको हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद अब इसका एलसीएम ले लो। तो रफ अमल में एलसीएम लें तो किसका लेना है, यानी कि 1/3 प्लस 7 डिवाइड बाई 24, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए एक स्ट्रेट लाइन डाली। स्ट्रेट लाइन डालने के बाद आप क्या करेंगे, 3 और 24 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 24, एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो 3 है, 3 1 ज़ा 3 और 3 8 द 24। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो अब हमें 8 को भी 1 में कन्वर्ट करना है। तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 द सॉरी यहाँ पे 1 है, 2 2 द 4 और फिर 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास नंबर आ गए। इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लो। तो 3 2 द 6, 6 को फिर 2 से करेंगे तो 12, और फिर 12 को 2 से करेंगे तो 24। तो नीचे एलसीएम हमारे पास कितना आया, 24 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 24, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड करने के लिए 24 नीचे वाला नंबर अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये रख लिया मैंने अंदर, और यहाँ वाला नंबर जो है वो बाहर रखते हैं, तो ये रख लिया बाहर। डिवाइड कर दो, 3 8 द 24 होता है, तो ये 0 आ गया। जो आंसर है इसको ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 1 ज़ा 8 ही होता है। प्लस दरमियान में है तो दरमियान में प्लस डाल दिया। ठीक दोबारा से रिपीट करेंगे यही स्टेप। नीचे वाला नंबर जो है वो रखो अंदर, ठीक है, 24 अंदर। ये वाला नंबर जो है वो बाहर रखो, तो ये आ गया बाहर। तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आ जाएगा। जो आंसर है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ भी आप लोगों को बताता जाऊँ कि अगर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक जैसा हो तो आप ऊपर वाला नंबर वैसे का वैसा लिख दो, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे होती है। अभी आपकी पहली एक्सरसाइज है तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता, ना ही आपको समझ में आएगा। थोड़ा उम्मीद के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप समझते जाइए। तो बहरहाल तो हमारे पास इसको मिटाते हैं। एलसीएम क्या आया हमारे पास, ये आया। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये इक्वल का साइन 8 प्लस 7 और ये डिवाइड, और नीचे आ जाएगा 24, और ये यहाँ पे ब्रैकेट्स, और यहाँ पे 1/2 चल रहा है तो 1/2 वैसे का वैसा। और ये रफ अमल था, ये आप अलग से पेज पे करेंगे, या इसको मैंने मिटा दिया। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो अब क्या होगा, 8 और 7 को ऐड करें तो 7 7 14, और ये 1 ऐड करें 15, 8 और 7 15 होते हैं। नीचे आ गया 24 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब इसके बाद इनमें अगर कोई चीज़ कैंसिल हो सकती है, ऊपर नीचे कैंसिल कर दो तो हो सकती है। 3 के टेबल पे ये भी जाता है और ये भी जाता है। तो 3 5 से कितना होता है 15, और 3 8 दा कितना होता है 24। तो पीछे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा,
पीछे सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको इसके साथ, अब मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते ना ऊपर नीचे, तो इसको इसके साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 1 5 और 8 2 कितना हो जाएगा 16। तो फाइनली ये हमारे पास एवरेज आ गई किसकी, इन दो नंबर की, कि 1/3 एंड 7 डिवाइड बाई 24। इन दोनों की मिडिल वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाई 16। तो इसलिए ऊपर क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्या किया है कि इसके और इसके दरमियान का नंबर मालूम किया है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 16। तो बेसिकली आप लोगों को जो टारगेट दिया था वो ये था, इन 1/3 और 1/4 के दरमियान के कोई से दो रैशनल नंबर मालूम करो। तो देखिए एक रैशनल नंबर ये हो गया और एक रैशनल नंबर ये हो गया। तो इस तरह से दो नंबर आपने मालूम कर लिए, ये ही दो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फिगर को अब मिटा दीजिए, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। क्वेश्चन थोड़ा देखने में लंबा है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो इतना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एज अ टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ, तो इसलिए हर स्टेप को थोड़ा लंबा लंबा करके ज़्यादा वक्त लगा है, लेकिन एक्चुअली में ये आसान सा है। ठीक है, तो इसलिए कंक्लूजन यहाँ लिख दो। तो ये मैंने कंक्लूजन लिख दिया, thus 5 डिवाइड बाई 16 एंड 7 डिवाइड बाई 24 आर 2 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। तो ये दो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स थे जो कि हमने अभी मालूम किए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, मेन चीज़ होता है कॉन्सेप्ट को समझना। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।